हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एम ए गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो पिछली क्लासेस चल रही थी वो मनोसामाजिक सिद्धांत की चल रही थी। 2 क्लासेस अभी तक हुई हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उनको देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो आज है मनोसामाजिक सिद्धांत की वो आखिरी क्लास है। ठीक है, आपके मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था और उन्होंने जो मनुष्य का जीवन था उसको कितनी अवधियों में बांटा था? 8 अवधियों में बांटा था। तो 4 अवधियों के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 5वीं अवधि की, यानी कि इनकी जो 5वीं अवस्था थी वो थी किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, इसका आयु वर्ग की बात करें तो 12 से 18 साल। और अगर इस अवस्था के गुणों की बात करें तो पहचान बनाम संभ्रांति। ठीक है, इस अवस्था के गुण जो हैं 2 इन्होंने बताए हैं, पहचान बनाम संभ्रांति। अब चूंकि 12 साल का बच्चा है तो उसमें तर्क करने की क्षमता थोड़ी थोड़ी डेवलप हो जाती है। बच्चा क्या, क्यों, कैसे और कहाँ, ठीक, इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है कि अगर हम कौन हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस लिए हैं। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चनिंग करना वो शुरू कर देता है और वहीं से अपनी जीवन में, जीवन के मार्ग पर आगे उसको किस तरफ जाना है वो यहीं से तय करने की कोशिश करने लगता है। यानी कि पहचान, यानी कि आगे आने वाले जीवन में उसकी क्या पहचान होगी, इसको बनाने की कोशिश करने लगता है और उसके बारे में अनुमान लगाने लगता है। क्योंकि ये ऐसी एज है कि किस लाइन में जाना है हमको, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम कौन सी पढ़ाई करेंगे, आगे आने वाला हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा करियर कैसा होगा, इस तरीके की बहुत सी बातें बच्चे के मन में, किशोर के मन में इस अवस्था में उत्पन्न होती हैं। तो यहीं से वो अपनी पहचान बनाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब कभी कभी कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति होती है कि हम इस रास्ते पर जाएं, ये पढ़ाई करें, इधर जाएं, उधर जाएं, किधर जाएं। अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता तो उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर दोनों ही अवस्थाओं में बच्चे क्या करते हैं, समस्या का समाधान करना सीख लेते हैं और यहीं पर जो विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है वो है कर्तव्य परायणता। ठीक है, कर्तव्य परायणता, यानी कि 18 साल का होते होते बच्चा क्या करता है, माता पिता की, गुरुओं की, शिक्षकों, अपने पारिवारिक सदस्यों की बातों का, यानी कि बातों को सुनने लगता है, समझने लगता है और अपने जो उसके कर्तव्य होते हैं, चाहे वो परिवार के लोगों के प्रति हो, समाज के प्रति हो, अपनी पढ़ाई को लेकर हो, उन कर्तव्यों को पूरा करना सीखने लगता है, क्योंकि ये भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब अगली अवस्था की बात करते हैं, आरंभिक वयस्कता। आरंभिक वयस्कता। ठीक है, इसका जो आयु वर्ग है वो है 20 से 30 साल और इस अवस्था में जो बच्चे में जो गुण पाया जाता है वो घनिष्ठता या अलगाव। नाम से ही सीधा सीधा स्पष्ट है कि अगर माता पिता, परिवार के सदस्यों से, शिक्षकों से, मित्र मंडली से, समाज में लोगों से जो व्यक्ति होता है वो घनिष्ठता स्थापित करना सीख लेता है तो उसमें घनिष्ठता का भाव उत्पन्न हो जाता है। और अगर ये नहीं सीख पाता है तो वही जो वयस्क होता है वो समाज से अपने आप को अलग थलग और बिल्कुल अलग महसूस करने लगता है, यानी कि उसको लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपना अकेले में ही खुश रहने लगता है। और इन दोनों ही परिस्थितियों में वयस्क जब अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख लेता है तो उसमें प्यार नामक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, या तो वो समाज से, लोगों से, परिवार से घुल मिलकर रहेगा इस आयु वर्ग में, या तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अगली अवस्था की,
जो अगली अवस्था है वो है मध्य वयस्कता। मध्य वयस्कता, ठीक है। इसमें जो आपका आयु वर्ग है वो 40 से 50 साल है, और इसमें जो विशेषता है जननात्मकता बनाम स्थिरता, बनाम स्थिरता, ठीक है। ये दोनों विशेषताएं, दोनों गुण भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जननात्मकता मतलब ये है कि आगे वाली पीढ़ी, ठीक है, आगे वाली जो पीढ़ी है उसकी, किसी भी व्यक्ति की, उसमें क्या करना है, उसको धनात्मक चीजों को अंतरित करना है, यानी कि ट्रांसफर करना है। उसमें संस्कृति भी हो सकती है, और हमारे तौर तरीके भी हो सकते हैं, शिक्षा भी हो सकती है, ठीक है। आगे वाली पीढ़ी को धनात्मक चीजें अंतरित करना, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे हम, ठीक है, किसको, धनात्मक, यानी कि अच्छी चीजों को, अच्छे विचारों को, एक अच्छी एजुकेशन को, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति को इस अवस्था में आते आते टेंशन होने लगती है, किसकी, अपनी नहीं होती है, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी की टेंशन होती है। पीढ़ी यानी कि अपने बच्चों की टेंशन होने लगती है, बच्चों की चिंता होने लगती है कि उनको एक अच्छा वातावरण कैसे दें, उनका फ्यूचर कैसे बनाएं, उनको एक अच्छी शिक्षा कैसे दें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ अपने से ही मतलब होता है, अगली पीढ़ी के बारे में वो कुछ ना सोचते हैं और ना ही वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में, इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति समस्या का समाधान करने लगता है, और यहाँ पर जो भाव उत्पन्न होता है वो है देखभाल, केयर, ठीक है। क्योंकि 40 से 50 आयु वर्ग का बच्चा किसकी, वो व्यक्ति हो जाता है, वो बच्चा नहीं रहता, व्यक्ति हो जाता है, शादीशुदा व्यक्ति जिसके बच्चे भी हो जाते हैं, तो उसमें अपने बच्चों की देखभाल, यानी कि अभी तक तो वो अपने लिए जी रहा था, लेकिन जैसे ही छठे अवस्था में, यानी कि आरंभिक वयस्कता की स्थिति में 30 साल का पार होते होते जैसे ही प्रेम की स्थिति उत्पन्न हुई, प्रेम का गुण उत्पन्न हुआ उसमें, वो उसके बाद ही उसने अपने लिए, उसके मन में अब कोई भाव नहीं है, ठीक है। अब अपनी संतान के लिए उसकी देखभाल का भाव व्यक्ति के अंतर्गत उत्पन्न होने लगता है, और दूसरों की चिंता, ठीक है, समाज की चिंता, देश की चिंता का भाव व्यक्ति में जागृत होने लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो आखिरी जो इनका जो आयु वर्ग है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा और 60 से मृत्यु तक, और इसमें है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। अब जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो आने वाले कल की ओर नहीं जाता है, ये नहीं सोचता है कि अभी हम कितने दिन जीवित रहेंगे, आने वाले समय में हम क्या करेंगे, जबकि वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने भूतकाल के बारे में सोचता है, ठीक है। भूतकाल यानी कि जो समय, वो जो जीवन वो बिता चुका है, 60 साल तक का जीवन, ठीक है, अपने उसके बारे में वो सोचता है कि आखिर उसने अपने जीवन में जो चाहा था वो प्राप्त किया या फिर नहीं। अगर वो अपने जीवन से संतुष्ट है, एक तरीके का वो अपने 60 साल के जीवन का इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं कि हम ये करना चाहते थे नहीं कर पाए, हम ये करना चाहते थे नहीं कर पाए, लेकिन हम ये करना चाहते थे और हमने ये कर लिया, ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में ये स्थिति आती है। तो जिनके जीवन में, जो अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, उनमें संपूर्णता का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है उनमें बुढ़ापे में किसका भाव उत्पन्न हो जाता है, निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए, परिस्थितियां और अच्छी हो सकती थी। तो वो पूरे टाइम अपने भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं और क्या हो जाते हैं, निराशा से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है वो है परिपक्वता। बुढ़ापे में इंसान क्या कहता है कि मेरे जो बाल हैं वो धूप में सफेद नहीं हुए, यानी कि वो बताता है कि हमारे पास अनुभव ज्यादा है जीवन का, ठीक है। तो क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें परिपक्वता का जो गुण होता है वो उत्पन्न हो चुका होता है, ठीक है। तो ये थे आपके जो आयु वर्ग, जो जितनी भी अवधियों में बांटा है इरिक्सन ने अपने सिद्धांतों को 8 अवधियों में। सबका जो मेन पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इनमें एक तो आपको ये इनका आयु वर्ग और इनका ये नाम ये याद रखना है, और साथ में किस आयु वर्ग में कौन सा गुण उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक। और अगर बात करें, वैसे तो इनका सिद्धांत मान्य है, अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है। और जो इन्होंने आयु वर्ग बताए हैं, इनमें बताया इन्होंने बहुत ही कठोरता से इनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इनमें सहजता और सरलता का अभाव पाया जा रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये गुणों को लेकर कि किस आयु वर्ग में कौन कौन से गुण डेवलप होंगे, किस आयु वर्ग का बच्चा कैसा होगा, कौन से गुण उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो इरिक्सन है उनका सिद्धांत यहीं पर पूर्ण होता है। क्योंकि मैंने आपसे पिछली क्लास में जब इरिक्सन से पहले बात की थी कि मैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इनके बारे में बात करूंगी, लेकिन जो शारीरिक विकास वगैरह वो एक थ्योरेटिकल चीज है, उसको मैं बाद में आपको बता दूंगी। लेकिन इनसे संबंधित जो विकास के जितने भी जो आपके पक्ष हैं, इनसे संबंधित जिनकी थ्योरीज आपके सिलेबस में हैं और इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चनिंग उनसे होती है, इसलिए मैंने इनको पकड़ा। जैसे कि सामाजिक विकास में इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। एक और सामाजिक सिद्धांत आपको इसके बाद बताया जाएगा। फिर जैसे संज्ञानात्मक विकास में पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, उनके बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।